हाय फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, मगध पे बहुत सारे साम्राज्यों और वंशों का उदय हुआ। उन्हीं में से एक साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। तो आज हम इसी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ जानकारियों को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम मौर्य वंश की जानकारियों की कुछ स्रोतों के बारे में जान लेते हैं कि मतलब कहाँ से हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो पहला स्रोत है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। इसी के साथ है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई है। इंडिका, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ कुछ जैन ग्रंथों के अनुसार भी हमें अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। इन्हीं में कुछ पुरातात्विक स्रोत भी हैं, जैसे अशोक के अभिलेख और भवन स्तूप, गुफा और जूनागढ़ अभिलेख आदि चीज़ों से हमें अच्छी खासी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अब हम मौर्य वंश की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और चाणक्य की ही सहायता से घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। तो एक यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस बताया। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर तो हार गया, लेकिन इस युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने कुछ प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, जैसे कि काबुल, कांधार, हेरात, मकरान। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर दिया। अभी हम सेल्यूकस निकेटर के बारे में बात किए तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसी मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की। एक और महत्वपूर्ण बात, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एपियानस ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में कर्नाटक के हासन जिले में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद से मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक बिंदुसार को माना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पे 298 ईस्वी पूर्व में बैठा और बिंदुसार को अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था। अमित्रघात शब्द का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। उसके बाद से सिंधु और झेलम नदी के बीच में एक स्थान है तक्षशिला, वहाँ पे 2 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीन के असफल प्रशासन के कारण हुआ। दूसरे विद्रोह को अशोक ने बलपूर्वक शांत किया। शायद यही कारण है कि अशोक को आगे चलकर मगध की राजगद्दी पे बैठाया गया। एक बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार के सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। आगे चलकर बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व में हो गई। बिंदुसार की मृत्यु के बाद से मौर्य साम्राज्य का अगला शासक अशोक हुआ। अशोक मगध की राजगद्दी पे 269 ईस्वी पूर्व में बैठा। उसकी माता का नाम सुभद्रांगी था और भ्राऊ अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया है, जबकि पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने मगध की गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक पहले तो ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक भक्त के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। उसके बाद से 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा।
और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। इस प्रकार से आगे चलकर अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।